देखिए आज जो है प्राचीन इतिहास में ऋग्वैदिक कालीन ऋषि का जीवन। ऋग्वेद के लोग जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद थे, तो ऋग्वेद में जो पब्लिक जो मनुष्य रहते थे वो कृषि पर कितना निर्भर रहते थे, इसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। देखिए ऋग्वैदिक काल में जो है कृषि का स्थान नगण्य था। कृषि का स्थान क्या था? नगण्य था। ऋग्वैदिक काल में कृषि का स्थान नगण्य था। ऋग्वैदिक काल में कृषि का स्थान नगण्य था और उसके बाद ऋग्वेद में केवल 24 बार कृषि का वर्णन मिला है। ऋग्वेद में केवल कृषि का वर्णन 24 बार मिला है। ऋग्वेद में कृषि का वर्णन, ऋग्वेद में कृषि का वर्णन 24 बार। कितने बार? ऋग्वेद में कृषि का वर्णन 24 बार मिला है और जिसमें जीते हुए खेत को खेत कहा जाता था। ऋग्वेद में जीते हुए खेत को खेत कहा जाता था। चुके हुए खेत को क्षेत्र कहा जाता था और उसके बाद उपजाऊ भूमि में उर्वरा कार्य, जो उपजाऊ भूमि होती थी उसे उर्वरा कहा जाता था। ऋग्वेद की उपजाऊ भूमि को ऋग्वेद के उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। ऋग्वेद के उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था और उसके बाद जो ऋग्वेद में दो खेतों को विभाजित करता है। जैसे कि दो खेत जो दो खेत है, पड़ोसी का दो खेत है और उसमें जो पेड़ बना रहता था, क्या मेड़ी कहते हैं, हमारे एरिया में पेड़ है, कहाँ पेड़ है, पेड़ देते हैं। तो ये जो है इसमें जो दो खेतों को विभाजित करता था उसे खिल्य कहा जाता था। ऋग्वेद में दो खेतों को विभाजित करने वाले पेड़ को ऋग्वेद में दो खेतों को विभाजित करने वाले पेड़ को खिल्य कहा जाता था। देखिए ऋग्वेद में दो खेतों को विभाजित करने वाले को खिल्य कहा जाता था, जिसे मेड़ कहते थे। मेड़ जो होता था, मेड़ को खिल्य नाम क्या जाता था? खिल्य नाम से जाना जाता था। और खिल्य शब्द का प्रयोग प्रतिभूमि के लिए भी किया जाता है। ये जो खिल्य शब्द आया, ऋग्वेद में खिल्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में खिल्य शब्द
शब्द का प्रयोग, खिल शब्द का प्रयोग बढ़ती खेतों के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में खिल शब्द का प्रयोग बढ़ती खेतों के लिए भी किया जाता था और हालांकि जो है हल से बने हुए नालियां या कुड़ को सीता कहा जाता था। जहाँ से सीता की उत्पत्ति पाई गई है, सीता के खेत से हुआ है। सोचिए पहले खेत से मेटी मिली, मेटी बताया सीता माता पैदा हो गई। अब बताइए लोग थे विद्वान भी थे, हो सकता है कि सीता माता धरती से खोदा गया और मेटी पा गई। मेटी को मनुष्य करता है का जीवित, अरे खेत गाड़ दिया गया, सांसें ले लिया, तुम्हारी जीता जिंदा कैसा रहेगी ना। तो हाथ से बने हुए नालियां या कुड़ को सीता कहा जाता था। ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद में हल से बने नालियां या कुड़ को, नालियां या हल से बनी नालियां या कुड़ को सीता कहा जाता था। सीता कहा जाता था। और उसके बाद जो है ऋग्वैदिक काल में बैलों को वृक्क नाम से पुकारा जाता था। बैल को किस नाम पुकारा जाता था? बैल को वृक्क नाम से, वृक्क नाम से बैल को जो है वृक्क आधा का है, आधा का होता है, वृक्क नाम से पुकारा जाता है। बैलों को ऋग्वेद में वृक्क नाम से पुकारा जाता था तथा हल को लांगर कहा जाता था। तथा जो है हल को लांगर नाम से भी पुकारा जाता था। लंगर लंगड़ा नहीं बदल, लंगड़ा नहीं, हल को लांगर। ऋग्वेद में जो है हल को लांगर कहा जाता था और बैल को वृक्क कहा जाता था। ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज मिला है, वो भी जौ। ऋग्वेद में एक ही अनाज, एक ही अनाज, वो भी क्या है? जौ का। ऋग्वेद में ही सिर्फ एक ही अनाज, वो भी जौ का, जो आज का जवा नाम से पुकारा जाता है। जौ कहा, जौ का उल्लेख मिलता है। और खाद्य को करीस या साकम कहा जाता था। खाद्य खाने वाली सामग्री, खाद्य। खाद अलग है, खाद्य अलग है। खाद ऐसी का है, खाद है, ये खाद्य है। हाँ, तो खाद्य को जो है करीस या साकम, खाद्य को ऋग्वेद काल में खाद्य को करीस या साकम, हाँ, खरीद या साकम नाम से जाना है। साकम नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद काल में खाद्य को खरीद या साकम नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में सिंचाई के लिए दो प्रकार के जलों की भी उपयोग किया गया है। ऋग्वेद में सिंचाई की थी
दो प्रकार के जल की व्यवस्था की गई। कैसा? एक तो है स्वयंजा, दूसरा है निद्रा। सिंचाई के लिए ऋग्वेद में सिंचाई की व्यवस्था, इसकी सिंचाई के लिए पहला नंबर है खनिज, पहला नंबर है स्वयंजा, स्वयंजा, दूसरा नंबर है खनित्रा, खनित्रा, हाँ देखिए स्वयंजा का मतलब क्या होता है, खनित्रा का मतलब क्या होता है। देखिए स्वयंजा का मतलब होता है इसमें वर्षा, तालाब इत्यादि के जल से खेतों की सिंचाई होती थी। स्वयंजा मतलब स्वयं, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया हो, जो ईश्वर से जो प्राप्त है वह स्वयं बोला जाता है। तो ये जो है तालाब और ये जो है स्वयंजा जो है हमारा तालाब और वर्षा के माध्यम से खेती किसानी, जब वैदिक काल में खेती और किसानी कैसे की जाती थी, जो स्वयंजा था खनित्रा। स्वयंजा क्या होता था, जैसे वर्षा हो गई या तालाब वाला वर्षा, तालाब भर गया, उसी के माध्यम से लोग खेती क्या करते थे, ऋग्वैदिक काल में खेती हो जाती थी। और स्वयंजा के बाद आता है खनित्रम का, खनित्रम में खनित्रमा जो कहते हैं, खनित्रमा, खनित्रम क्या है, खनित्रमा हो गया मान लीजिए। तो ये खनित्रमा क्या है, इसमें जो है खोद कर निकाला गया जल, खनित्रमा के अंतर्गत जल जो है इसमें खोद कर निकाला गया और जल जो अत्यधिक कुओं से खेतों की सिंचाई होती थी। जो स्वयंजा में जो था, स्वयंजा में खेतों की सिंचाई, खेतों की सिंचाई या तो वर्षा से होती थी या तो तालाब, और खनित्रा में क्या है, खेतों की सिंचाई, हाँ नदी, हाँ नदी हो सकता है। और खनित्रा में जो है खुदाई, खुदाई, खुदाई में जैसे क्या कुआं, कुआं। देखिए खनित्रम से मतलब है जो खन का पानी प्राप्त किया गया, किसी को सींचा गया, खन के सींचना, किसी को तैयार करना खनित्रम कहा गया। जो स्वयं से तैयार किया गया जल वह स्वयंजा कहलाया। जैसे वर्षा जो होता है, जब होती है स्वयं वर्षा होती, खींचा जाता है, तालाब भरा रहता है, ये प्रकृति देन है, प्राकृतिक देन है। ये खनित्र जो है, ये प्रकृति जो है इसमें मानव निर्मित भी है, बिना मानव के निर्मित नहीं हुआ है, इसलिए खनित्रम नाम रखा गया। खनित्रम मतलब हुआ जो खुदाई की गई हो, जो किसी योग्य में बनाया गया, सीखने के लिए बनाया गया, खुदाई करके बनाई गई चीज को खनित्रम कहा जाता है। जैसे कुआं, क्या कुआं का प्रयोग जो खनित्रम में किया जाता है, खेतों की सिंचाई, देखिए कुआं के माध्यम से खेतों की सिंचाई होती थी। ऋग्वैदिक काल में यह कहा गया है। ऋग्वेद में फसल की कटाई के लिए हंसिया का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में फसल की कटाई के लिए फसल की कटाई, हंसिया, हंसिया जिसका नाम ऋग्वेद में हंसिया को तात्पर्य नाम कहा जाता है। नाम से ऋग्वेद में दात्रे नाम से जाना जाता था, दात्रे नाम से जाना जाता था। और ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद में अनाज को साफ करने के लिए, ऋग्वेद में अनाज को साफ करने के लिए सूप का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? सूप, सूप जिसका ऋग्वैदिक नाम था सूप। सूप को सूप है,
नाम से जाना जाता था। इसका काम था कि अनाज के जो अनाज उगा रहे हैं हम लोग उसकी सफाई करना, उस साफ सुथरा कर तब खाना। उसके बाद जो है चलनी का भी प्रयोग होता था। जो वर्तमान अभी चलनी का प्रयोग करते हैं, ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक कालीन में तितौ का प्रयोग होता था। इसका प्रयोग होता था आटा और बची। ऋग्वेद में जो है तितौ, तितौ मतलब क्या? चलनी। मतलब चलनी। ऋग्वेद में जो है तितौ को तितौ नाम पुकारते थे, जो वर्तमान नाम से चलनी नाम पुकारा जाते हैं लोग। चलनी का ऋग्वेद में तितौ नाम से जाना जाता था और इसका भी प्रयोग होता था कि जैसे कि कोई खाने की सामग्री आटा हुआ या कोई और चीज को डालने के काम आया तो चलनी का भी प्रयोग किया जाता था। और हाँ वही झन्ना जैसे कि जो मोटा दाना अलग कर लेते हैं, महीन दाना अलग कर लेते हैं, तो चलनी का भी प्रयोग होता था। कोई जैसे आटा जैसे सूप आया अनाज, सुने ऋग्वेद काल में सूप का प्रयोग हो गया, सूप का प्रयोग हो गया, अनाज साफ किया गया। अनाज साफ करने के बाद पीसने का भी काम हुआ। जब पीस लिए जांच में, अरे हम जांच चलाए हैं, हम जांच से आटा मैं स्वयं पीसा हूँ, बजरी का आटा, गेहूं का आटा मैं अपने हाथ स्वयं चलाकर पीसा हूँ और पीस कर उसी को मैं आने खाना बना है। चक्की पे आटा नहीं बोल पाया है। सुबह 4 बजे उठते थे, हम जांच चलाते थे, जांच में आटा पीसते थे, उसको चाला जाता था, चाल के बाद मम्मी लोग खाना बनाते थे। समय समय की बात करता रहा हूँ। इसमें ऐसा भी था कि मैं अपने समय हमारे जैसे लड़का कोई जांच चला नहीं पाएगा, कोई नहीं चलाया होगा, हमारे लड़का जो जांच नहीं चलाया होगा, पर मैं जांच चलाकर आटा पीसा अपने घर बैठ करके। तो जांच जो होता था ऋग्वेद में, उसे आटा पीस दिया जाता था, अनाज पीस दिया जाता था, उसे साफ कर दिया, उसे जो कचरा बाहर से निकाला जाए तो उसमें चलने की व्यवस्था, तितौ की व्यवस्था की गई। वह तितौ से जो है अनाज साफ हो जाएगा। अब देखिए ऋग्वैदिक कालीन में उद्योग धंधे, ऋग्वैदिक कालीन में ऋग्वैदिक कालीन में उद्योग धंधे, ऋग्वैदिक कालीन में उद्योग धंधे क्या धंधे थे ऋग्वैदिक कालीन में? देखिए ऋग्वैदिक काल में अनेक प्रकार के जो है धंधे थे। जैसे शिल्पियाँ, क्या शिल्पियाँ बदलाते नहीं, शिल्पियाँ यानी कि जो कुम्हार लोग होते थे, कुम्हार लोग, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर। शिल्पिया के अंतर्गत कौन बनाता है? कुम्हार, बढ़ई, बुनकर और कारीगर मिस्त्री जो होते थे जिसवाते थे, बुनकर, चर्मकार, चमड़े पुलिया चढ़ते, चर्मकार के बाद एक नाम और आता है जो है रसकार का उल्लेख मिलता है। रसकार, रसकार हुआ जो कला का काम होता था। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में शिल्पियाँ थे, कुम्हार का काम क्या होता था? घड़ा बनाना। बढ़ई का काम था अखा कुर्सी मेज तैयार करना। कुम्हार बुनकर का काम था कि जो है सिलाई करना, स्वेटर पे बिना बुनकर काम था। चर्मकार का काम था कोई गाय मर गया है उसके चमड़े को खलिया में ले आना है, और उसका मतलब ये है कोई चीज़ है उसको पीस को जो है पिलाने का काम, उसके अनाज से वो पीसने का काम, सबको अलग अलग काम बांटा गया था। उसके अलग नाम से पुकारा जाता था। उसका जो काम होता था
उसे उसी नाम से पुकारा जाता है। जब कोई टीचर है तो सूरज के बुलाएंगे, कोई डांस करने वाला दूसरे के बुलाएंगे, कोई नौटंकी वाला है नौटंकी के बुलाएंगे, कोई नेता है नेता के बुलाएंगे, कोई प्रधान है प्रधान के बुलाएंगे ना। वैसे ही ऋग्वेद काल में जो है शिल्पियाँ जो है अनेक प्रकार की शिल्पियाँ थी। और ऋग्वेद में सोने के लिए हिरण, तांबे, कांसे के लिए और आयत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में सोने के लिए सोना, ऋग्वेद में नए पहनने वाला सोना है। ऋग्वेद में सोने के लिए है, सोने के लिए हिरण का प्रयोग है, हिरण शब्द का प्रयोग किया गया है। हिरण, हाँ हिरण, सोने को हिरण नाम से पुकारा जाता था तथा तांबे या कांसे को, तांबे या कांसे को जो है आयत नाम से पुकारा जाता था। किसके नाम से? आयत नाम से जाना जाता था। अब देखिए ऋग्वेद काल में सोने को हिरण नाम से पुकारा था, तांबे और कांसे को जो है आयत नाम से पुकारा जाता था। ऋग्वेद में जो है लोहे चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद काल में लोहा और चांदी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं मिला है, उल्लेख नहीं मिलता है। और मन को स्वर्ण का ढेर कहते हैं। जो मन होता है, मन अंतरात्मा वाला मन जो होता है उसे सोने का ढेर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोने का ढेर। सोने का ढेर मतलब ये है हमारा मन बड़ा चंचल होता है। अरे ना सोना कुछ तो आंखें मूंद लिए हैं, बहुत सोना पहन लिए हैं, आंखें मूंद लिए हैं, अमेरिका चले गए हैं, आंखें मूंद लिए हैं, स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, आंखें मूंदने के लिए है, आंखें मूंद जहाँ तक सोच लो वही। इसीलिए जो है मन को स्वर्ण का ढेर कहा जाते थे। और तथा ऋग्वेद में तौल की इकाई को जो है, तौल की इकाई होती थी। ऋग्वेद जो है तौल की इकाई थी। इसके अलावा निष्क को भी स्वर्ण का ढेर कहा जाता, निष्क को भी स्वर्ण का ढेर कहा जाता था। और यहाँ निष्क जो है तौल की इकाई मानी जाती थी। जो तौलते हम लोग तौलते हैं, वेट करते हैं, हाँ, उसे निष्क नाम से पुकारा जाता था। हाँ तराजू, हाँ निष्क नाम से कहते थे। और उसे सोने का ढेर स्वर्ण कहा जाता था, उसे भी स्वर्ण का ढेर माना जाता था। ऋग्वैदिक कालीन जो है अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ग्रामीण थी। ऋग्वैदिक काल में जो है अर्थव्यवस्था, जितनी भी अर्थव्यवस्था थी वह है जो संपूर्ण जो है ग्रामीण व्यवस्था मानी जाती थी, ग्रामीण रहता था। कल बताएंगे ऋग्वैदिक काल में खान पान। क्या? ऋग्वैदिक कालीन खान पान जो समझ में आया हो बताइएगा, इसे नोट कर लीजिए, काली जी समझना बताइएगा, हमें मैं समझाने का प्रयास करूँगा। और जितना हो सके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे जितना हो सके।